हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे एसएससी सीएचएसएल का पेपर जो 2023 में हुआ था। और ये जो एग्ज़ाम हम आज डिस्कस करेंगे वो 9 मार्च 2023 को हुआ था और ये फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, है ना, प्रथम पाली में हुआ था। और इसका हम सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। और इसके कम से कम आपको 30 से 35 पार्ट देखने को मिलेंगे, अलग अलग पेपर के अलग अलग पार्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि हम बस केवल और केवल सामान्य जागरूकता वाला ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, जनरल अवेयरनेस वाला। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? ए 1918, बी 1920, सी 1919, डी 1916। तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1918, ठीक है। देखिए 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था और खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, है ना। और रॉलेट एक्ट भी क्या इसमें ही आया था 1919 में, है ना। और ये देखिए 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन जो 4 सितंबर को शुरू किया गया था। और 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस शहर ने वर्ष 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? ए पुणे, बी कोलकाता, सी इंदौर, डी गुरुग्राम। तो इसका तो आंसर लगभग सभी लोग जानते होंगे, इसका है इंदौर। और ये सबसे साफ शहर है और ये किस में है? एमपी में है। किस में है? एमपी में। और ये हमारे भारत का सबसे साफ शहर है और लगातार कितने वर्षों से है? लगातार 6 वर्षों से है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वारली चित्रकला भारत के डैश राज्य की लोक चित्रकला है? ए मणिपुर, बी महाराष्ट्र, सी मिजोरम, डी कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। किसी भी प्रदेश की चित्रकला पूछ ली जाएगी या डांस पूछ लिए जाएंगे, यानी कि नृत्य पूछ लिए जाएंगे, तो किसी भी राज्य के त्यौहार पूछ लिए जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आते ही आते हैं, तो आप इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक तो खेल से 101% है कि एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही। एक चित्रकला से आता है, एक डांस से आता है कि कौन से राज्य का कौन सा डांस है, और एक त्योहारों से भी आता है ना। और पिछले 2021 में एक क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में आया था कि कौन से राज्य में कौन से मेले का आयोजन हुआ है। तो ये मतलब 2-4 टॉपिक ऐसे हैं कि हर एग्जाम में आपको मिलते ही हैं, तो आप इनको देख लेना, थोड़ा सा तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया? देखिए जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी, और इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद क्या रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी थी, ठीक है। ए 1240 ईस्वी, बी 1244 ईस्वी, सी 1238 ईस्वी, डी 1236 ईस्वी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 का ए 1240 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? ए उच्चतम न्यायालय का परामर्श दायित्व क्षेत्र अधिकार, बी गणराज्य की संकल्पना, सी समवर्ती सूची की संकल्पना, डी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। देखिए ये हमने कनाडा से लिया है। उच्चतम न्यायालय का
परामर्शदायी क्षेत्र अधिकार। इसका मतलब ये है कि अगर जो राष्ट्रपति हैं उनको या संसद को किसी भी मामले में, किसी भी केस में या किसी भी कानून बनाने में अगर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह की ज़रूरत हो तो वो मांग सकती है उनसे, ठीक है। मतलब वो उनके क्षेत्र अधिकार में आता है। संसद या जो राष्ट्रपति हैं वो अगर चाहें तो उच्चतम न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट एक ही बात होती है, तो इनसे क्या है वो मांग सकती है कि हम ये इस तरह का कानून बना रहे हैं, अगर आप इसमें कुछ हमें आपके सलाह की ज़रूरत है तो आप बता सकते हैं। तो वो बता सकती हैं, मतलब वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो बता सकती है कि हाँ इस तरह से कानून बनाया जाए या इस तरह से नहीं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो सलाह मांगे, जब उनको उचित लगेगा जब वो मांग सकती हैं, क्योंकि जितने भी कानून वगैरह हैं वो सारे क्या है न्यायालय ही देखती हैं और न्यायालय को पता होता है कि, क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट, मतलब इन तीनों का मतलब एक ही होता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है जो हमारा भारतीय संविधान है उसका संरक्षण करती है, ठीक है ना। इसका क्या है अभिभावक है वो। अब देखिए दूसरा बी को भी देख लेते हैं, गणराज्य की संकल्पना। देखें जो गणराज्य की संकल्पना है वो हमने फ्रांस से ली है, ठीक है, और समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली है हमने ब्रिटेन से। जितनी भी हमारी न्यायपालिका है वो कहाँ से चली आ रही है ब्रिटेन से ही चली आ रही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कर्नाटक संगीत डैश तक ही सीमित है। अब देखिए कर्नाटक जो संगीत है वो किस राज्य तक ही सीमित है। कर्नाटक के आसपास वाले राज्यों तक ही सीमित रहा होगा, है ना। कोई मतलब कोई भाषा है, मान लीजिए हिंदी है, तो हिंदी क्या है दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों तक ही हिंदी बोली जाती है। बाकी अगर बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे आप, महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे, बंगाल की तरफ जाएंगे, तो हिंदी इतनी ज़्यादा नहीं बोली जाती है जितनी दिल्ली के आसपास वाले इलाकों में बोली जाती है, ठीक है। तो अब देखिए कर्नाटक संगीत कहाँ होगा, कर्नाटक के आसपास वालों में होगा। तो इसमें जो डी ऑप्शन है यही सही है कि देखिए एक तो कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में वो भी उससे लगा हुआ है, तमिल में वो उसके बराबर में है, और केरल में। तो ये जो 4 प्रदेश हैं इनमें बोली जाती है। अब देखिए राजस्थान नहीं हो सकता, राजस्थान की और कर्नाटक की भाषा ही अलग है, गुजरात वालों की भी अलग है ना, और महाराष्ट्र वालों की भी अलग है। तो अगर डांस होगा या गाने होंगे तो क्या है एक दूसरे की जो लैंग्वेज है वो समझ में आएगी, तभी तो डांस या संगीत पसंद किया जाएगा दूसरे राज्य में, है ना। तो ऐसे आप तुक्का भी लगा सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने सीधा न बता के आपको पूरी व्याख्या करके बताया है कि आप ऐसे भी इसको समझ के लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक फर्म के मूल्य वर्धित की गणना किस प्रकार की जाती है। ए देखिए इसमें पूछा है मूल्य वर्धित, देखिए ये इसको हम बोलेंगे वैल्यू एडिड, ठीक है। वैल्यू एडिड की गणना कैसे की जाएगी, यानी कि एक फर्म है उसके टैक्स की गणना कैसे की जाएगी। तो ए है फर्म के उत्पाद, देखिए ये जो ता है ये गलत टाइप हो गया है, इसको छोड़ दीजिए। फर्म के उत्पाद का मूल्य, यानी कि फर्म ने जितना प्रोडक्शन किया है, मान लीजिए सोफा बनाना है फर्म को, तो वो सोफे की जो पूरी लागत है वो, ठीक है, फर्म के उत्पाद का मूल्य माइनस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। देखिए मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं जिन चीज़ों को उस किसी भी प्रोडक्शन के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिन कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उनको बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। अब जैसे सोफ़ा बनाया है तो उसके लिए क्या है कपड़े की भी ज़रूरत होगी, ठीक है, फर्नीचर की भी ज़रूरत होगी, फेविकॉल की भी ज़रूरत होगी, ठीक है, कील वगैरह की भी ज़रूरत होगी जिससे वो मजबूत बनेगा। तो ये सब चीज़ें क्या होगी मध्यवर्ती वस्तुएं होंगी, ठीक है। तो जो पूरा प्रोडक्शन हुआ है उसमें से हम क्या घटा देंगे, मध्यवर्ती वस्तुएं घटा देंगे, तो मूल्य वर्धि निकल जाएगा, यानी कि उसका क्या है टैक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, और बाकी की आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर लाने के लिए
राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी झारखंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला उड़ीसा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। ए द्वितीय बाजार पूर्व निर्मित प्रतिभूतियों को बेचने और खरीदने वाला बाजार होता है। तो देखिए ये बात सही है। जो द्वितीय बाजार होता है यानी कि जो सेकंड मार्केट होती है वो क्या होती है, जो पहले जो शेयर वगैरह होते हैं ना, जैसे कंपनी के जो शेयर होते हैं, तो कंपनी क्या करती है अपने शेयरों को जनता में बेचती है। ठीक है, पब्लिक में बेच देती है अपने शेयरों को, और उनसे क्या है जो पैसे आते हैं उसे अपनी फर्म में लगाती है ना। तो वो कंपनी क्या है अपने शेयर बेच देगी और उससे जो जो लोग उसे खरीदेंगे और पैसे देंगे उससे अपने फर्म को ग्रो करती है वो। ठीक है, तो उसको अब देखिए द्वितीय बाजार किसको बोलते हैं, जिसमें ये जो शेयर शेयर जो होते हैं जिसमें शेयर बेचे जाते हैं। अब देखिए जिस मार्केट में पहली बार शेयर निकाले जाते हैं, ठीक है, किसी कंपनी ने पहली बार शेयर निकाले तो उसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक बाजार। अगर वो बार बार जैसे बार बार शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, द्वितीय बाजार। ठीक है, अब देखिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। आरबीआई ने खुले बाजार परिचालन के माध्यम से श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। आरबीआई हमारा कौन सा है, हमारा केंद्रीय बैंक है। कौन सा बैंक है, केंद्रीय बैंक है। और हमारे देश की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनको जो कंट्रोल करता है वो आरबीआई करता है। ठीक है, और खुले बाजार की नीति क्या होती है कि जब मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है तो जो या कम होता है तो जो आरबीआई होता है पैसे को बैलेंस करके रखता है। ठीक है, ना तो बाजार में बहुत ज़्यादा पैसा आने देता है और ना बाजार में बहुत ज़्यादा कम। देखिए अगर बाजार में पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो मुद्रा स्फीति हो जाएगी, और मुद्रा स्फीति हो जाएगी यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। और उसी तरह से अगर बाजार में पैसा कम आ जाएगा तो मुद्रा संकुचन हो जाएगी, यानी कि जो लोगों के पास क्या है, पैसों की कमी हो जाएगी, है ना। तो ये आरबीआई क्या क्या करता है, खुले बाजार की नीति के द्वारा जो मार्केट में पैसा होता है उसको बैलेंस रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डी, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यही वाला ऑप्शन, ये वाली जो बात है ये गलत कही गई है, ये गलत कही गई है, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार होता है वो कौन सा होता है। देखिए श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार वो होता है जिसमें जो शेयर वगैरह है ना उनकी गारंटी, एक तरह से गारंटी होती है कि जो जनता है उसका पैसा डूबेगा नहीं। जैसे कोई व्यक्ति 2 रुपये का कोई शेयर खरीद रहा है तो आगे उसकी कीमत बढ़ ही सकती है, घट नहीं सकती, मतलब बहुत कम चांस होते हैं कि वो घटेगी, और या फिर पैसा डूब जाएगा, ऐसे तो बहुत ही कम चांस होते हैं। तो जो श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार होता है उसमें क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह होते हैं ना, गवर्नमेंट के बॉन्ड हैं या गवर्नमेंट कंपनियों के शेयर हैं, डिवेंचर हैं, वो सारे बेचे जाते हैं। तो उसमें क्या है, कोई भी चीज़ अगर गवर्नमेंट की होती है तो हमारे जो पैसे होते हैं वहाँ सिक्योर होते हैं, उन पैसों के मरने की क्षमता, मतलब मरने के चांसेस क्या है, कम से कम होते हैं। ठीक है, तो श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार कौन सा होता है, जिसमें जो जनता है उसका पैसा सिक्योर रहता है ना। और जनता का पैसा सिक्योर सबसे ज़्यादा किसमें होता है, गवर्नमेंट के शेयर में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कर्क रेखा यानी 23.5 है ना, नॉर्थ भारत के डैश राज्यों से होकर गुजरती है। ए पंजाब, पंजाब में नहीं गुजरती है। बी महाराष्ट्र से भी नहीं गुजरती है। डी केरल से भी नहीं गुजरती है। ये किससे गुजरती है, छत्तीसगढ़ से। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जो कर्क रेखा है वो गुजरात से गुजरती है, और राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ और वो बिहार से कौन सा टूटा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब से क्या है कर्क रेखा गुजरती है। वो लगभग भारत को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वायु दाब के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, ए
देखो ये 7th क्लास की एनसीईआरटी से आया है क्वेश्चन, 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये लगभग 6 to 8 वाली एनसीईआरटी से आ रहे हैं, उतना ही लेवल आपके एग्जाम में रखा गया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि मैंने अपने चैनल पर 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़ाई है, ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट कर ली है, हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है। तो आप चाहें तो मेरे चैनल पे आके प्लेलिस्ट पूरी की पूरी सिस्टमेटिक तरीके से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसको आकर के देख सकते हैं। उससे आपको ये जो क्वेश्चन है ना इनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप क्वेश्चन कितने भी रख लीजिए वो आपको याद नहीं होंगे जब तक आपको क्या है बेस आपका क्लियर नहीं होगा। और बेस कैसे क्लियर होगा, जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा। और अपना बेस क्लियर करने के लिए आप चाहें तो मेरे चैनल पे आके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 15-20 दिन लगेंगे, लेकिन क्या है हमेशा के लिए आपकी जीके मजबूत हो जाएगी। अच्छा देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, समुद्र तल पर वायु दाब सबसे कम होता है और ऊंचाई पर जाने पर बढ़ जाता है। देखिए ये बात इसमें गलत बोली है और देखिए उल्टा बोल दिया है कि जो वायु दाब होता है ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो समुद्र तल पे होता है ना। सबसे ज़्यादा वायु दाब कहाँ होता है, समुद्र तल पे होता है। और ऊंचाई पे जैसे जैसे हम जाते रहेंगे वायु दाब कैसा होता रहेगा, कम होता रहेगा। इसलिए हम अंतरिक्ष में या अन्य ग्रहों पर हम पैर नहीं जमा पाते हैं जमीन पर। हमारे हमारे जो पैर है वो ऊपर उठते रहते हैं, यानी कि जो जितने भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो आपने देखा होगा अगर टीवी में किसी मूवी वगैरह में, तो क्या है वो हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है, वो चल फिर नहीं पाते हैं। और हम पृथ्वी पर आराम से चल फिर पाते हैं, वो किसकी वजह से चल फिर पाते हैं, वो वायु दाब की वजह से चल फिर पाते हैं। क्योंकि जो वायु है ना वो एक तरह से प्रेशर डालती है हमारी बॉडी के ऊपर, उसी की वजह से हमारे जो पैर हैं वो जमीन पर रह पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न दाब स्पष्ट और साफ मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। देखिए निम्न दाब किससे जुड़ा होता है, साफ मौसम से। तो देखिए साफ मौसम से नहीं जुड़ा होता है। निम्न दाब वायु दाब क्षेत्र जो होता है, मान लीजिए ये निम्न वायु दाब क्षेत्र है और आसपास में क्या होता है इसके उच्च वायु दाब क्षेत्र होता है। तो वो जितना भी उच्च वायु दाब वाला होता है वो किधर आना चाहता है, निम्न वायु दाब की तरफ आना चाहता है। तो मौसम ज़्यादातर क्या होता है, खराब होता है, इसमें साफ लिखा है। ऑप्शन नंबर सी, उच्च दाब बादल युक्त आकाश और नमी मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है। देखिए ये भी इन्होंने क्या है विरोधाभास वाली बात बोल दी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डी, वायु हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो वायु है वो निम्न वायु दाब क्षेत्र उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। देखिए इसमें उल्टा होता है कि निम्न वायु दाब जो क्षेत्र होगा वहाँ की वायु कैसी होगी, हल्की होती है या गर्म होती है, ठीक है। लेकिन जो उच्च वायु दाब क्षेत्र होता है उसकी वायु कैसी होती है, ठंडी होती है और भारी होती है ना। अगर आप सर्दियों में देखेंगे तो जो हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, वो भारीपन महसूस कराती हैं। लेकिन आप अगर गर्मियों में छत पर खड़े हो जाएंगे और शाम के समय जो ठंडी ठंडी हवा चलती है आप महसूस करेंगे कि बहुत हल्की हल्की आपको हवा महसूस होगी। तो ये हवाएं कैसी चलती हैं, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि निम्न वायु दाब वाली जो हवा होती है वो गर्म होती है और उच्च वाली होती है ठंडी। तो ठंडी हवाएं हमेशा गर्म हवा में मिलना चाहती हैं, ठीक है। ठंडी हवाएं किस में मिलना चाहती हैं, हमेशा गर्म हवा में मिलना चाहती हैं। इसलिए जो हवाओं की दिशा होती है वो कैसी होती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब क्षेत्र की तरफ। आइए नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसका यही वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्षोमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, ए 30 किलोमीटर, बी 6 किलोमीटर, सी 13 किलोमीटर, डी 50 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13 किलोमीटर। देखिए ये भी 7th क्लास एनसीईआरटी से आया। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है किसी भी मॉडल पेपर में, एसएससी हो या सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, इन सब में यहाँ तक कि यूपीएससी के में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो आप अगर एक बार एनसीईआरटी को सरसरी नज़र से भी पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी सारी नॉलेज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी अंडमान और निकोबार, डी पश्चिम बंगाल।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत का पहला 24 × 7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका आंसर तो लगभग सभी जानते होंगे और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चर्चा रही थी इसकी, मोढेरा गांव की, और इसमें दिखाया गया था। तो इन्होंने इस तरह के, गुजरात में इस तरह का मॉडल चल रहा है कि पूरे गांव क्या है, सौर ऊर्जा पर निर्भर है। ठीक है, तो ये जो आजकल जो सरकार चल रही है बीजेपी की, ये किस पर जोर दे रही है? जो सौर ऊर्जा है उस पर ज़्यादा जोर दे रही है। तो गुजरात में कई सारे गांव ऐसे बनाए जा रहे हैं और ये मोढेरा गांव भी बनाया गया है इस तरह का कि वो पूरा की पूरा किस पर निर्भर है? सौर ऊर्जा पर निर्भर है। ठीक है, सोलर पैनल लगाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ए लाला लाजपत राय, बी श्री कृष्ण सिंह, सी राजेंद्र प्रसाद, डी कर्पूरी ठाकुर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, श्री कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? ए बायोफाइटा, बी थैलोफाइटा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो थैलोफाइटा ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति? देखिए बाहरी आक्रमण वो होता है जो विदेश के लोग हम पर आक्रमण करते हैं, जैसे चीन या पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण हो जाए यानी कि जंग छिड़ जाए। और आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति होती है जो दंगे वगैरह हो जाते हैं ना, किसी भी शहर में आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, तो उस तरह के होते हैं भाषा के नाम पर या धर्म के नाम पर, जो देश के अंदर ही जो दंगे होते हैं उनको बोलते हैं आंतरिक अशांति, है ना। राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। ए 358, बी 353, सी 356, डी 355। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 355। तो इसी तरह की और प्रैक्टिस सेट के लिए इसके कम से कम 30 से 35 प्रैक्टिस सेट आएंगे। तो उन सभी प्रैक्टिस सेटों को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल NCERT ममतेज गुप्ता, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, और आपको कोई भी कमी लग रही है मेरी वीडियो में तो आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।